स्टूडेंट्स क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम लेसन फर्स्ट स्टडी करेंगे। हमारा लेसन फर्स्ट है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बुक में। हमारी बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और हमारे लेसन का नेम है लेसन फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। लेसन का नेम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड बुक का नेम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो हमारे टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा टॉपिक है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब इंडिया के सामने 3 चैलेंजेस कौन कौन से आए थे। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया के सामने 3 चैलेंजेस कौन से आए थे जो इंडिया को फेस करने पड़े थे। इंडिपेंडेंस इंडिया फेस 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने 3 टाइप के चैलेंजेस आए थे। द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंजेस was to shape a nation that was united yet accommodate of the diversity in our society। स्टूडेंट, हमारे इंडिया में सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। बहुत सारी डाइवर्सिटी का इट मीन्स कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है और इस सभी पूरी डाइवर्सिटी को एक यूनाइट फॉर्म में करना इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो सोसाइटी में डाइवर्सिटी थी उस सोसाइटी को एक यूनाइट फॉर्म में करना एक बहुत बड़ा इंडिया के सामने चैलेंज था। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है द सेकंड चैलेंज वाज एस्टैब्लिश टू डेमोक्रेसी। अब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था तो इंडिया के सामने सेकंड चैलेंज था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में डेमोक्रेसी को किस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। You have already studied the Indian Constitution. You know that the Constitution granted fundamental rights, extended the right to vote every citizen. अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी इंडियन पीपल्स हैं उन सभी को वोट डालने का राइट मिले। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फर्स्टली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है लेकिन नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए केवल कॉन्स्टिट्यूशन का होना ही ज़रूरी नहीं है। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जब तक रियलिटी में होल कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक पूरी तरह से डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगी। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को केवल बनाने से ही ज़रूरी नहीं है बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। थर्ड चैलेंज was to ensure the development and well-being to entire society, not only of some section। थर्ड चैलेंज है इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, सोसाइटी में बहुत सारे पीपल्स थे, कोई अपर क्लास था तो कोई लोअर क्लास था। उन सभी सेक्शंस को इक्वल बिहेवियर करना और उनके वेलफेयर के लिए सोचना इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी द वेलफेयर गोल्स द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। द कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मीन्स होता है स्टेट के लिए गाइडलाइन होती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के लिए गाइडलाइन होती है और उस गाइडलाइन के थ्रू स्टेट लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनाता है। तो सबसे पहले मेजर चैलेंज था डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करना। द रियल चैलेंजेस नाउ वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज़ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी। सबसे रियल चैलेंज था कि जो इफेक्टिव ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इफेक्टिव पॉलिसी बनाई जाए ताकि पॉवर्टी का इरेडिकेशन हो जाए। पॉवर्टी का इरेडिकेशन आप लोग इरेडिकेशन की जगह आप लोग रिमूव भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फैज़ अहमद फैज़। ये आपके शॉर्टकट में आपके जो अलग अलग राइटर्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं उनके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो फैज़ अहमद फैज़ बॉर्न हुए थे सियालकोट में। सियालकोट प्रेजेंटली सिचुएटेड है पाकिस्तान में। स्टेड इन पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन के बाद में जो फैज़ अहमद फैज़ थे वो पाकिस्तान में रहने लगे थे। ए लेफ्टिस्ट इन हिज पॉलिटिक्स लेनिंग एंड ही अपोज द पाकिस्तानी रिजाइन वॉज इम्प्रिजन।
जो फैज़ अहमद फैज़ थे वो पाकिस्तानी रिज़ाइन यानी पाकिस्तानी शासन के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजन कर दिया गया। कलेक्शन ऑफ हिज पोइट्री, फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री का कलेक्शन था नक्श फरियादी, दास्ताए सबा एंड जिंदन नामा। जो फैज़ अहमद फैज़ की जो पोइट्री थी उनके नेम थे नक्श फरियादी, दास्ताए सबा, जिंदन नामा। रिगार्डेड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ साउथ एशिया, 20th सेंचुरी में साउथ एशिया के ग्रेटेस्ट पोइट का नाम था फैज़ अहमद फैज़। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अमृता प्रीतम, ए प्रोमिनेंट पंजाबी पोइट एंड द फिक्शन राइटर। अमृता प्रीतम लिटरेचर लिखती थी और प्लस एक पंजाबी पोइट थी और रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड। अमृता प्रीतम को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री भी दिया गया था और जनपीठ अवार्ड भी दिया गया था। आफ्टर पार्टीशन शी मेड दिल्ली हर सेकेंड होम। पार्टीशन के बाद में अमृता प्रीतम दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। शी वॉज एक्टिव इन राइटिंग, वो अच्छे से आर्टिकल लिखती थी। एडिटिंग नागमणि, ए पंजाबी मंथली मैगजीन टिल हर लास्ट। अमृता प्रीतम की जब लाइफ के एंड के जो डेज बचे थे उस टाइम में अमृता प्रीतम ने नागमणि एक मैगज़ीन लिखी थी। अमृता प्रीतम के थ्रू नागमणि एक मैगज़ीन को पोस्ट किया गया था जो कि पंजाबी लैंग्वेज में थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड द रिहैबिटेशन। पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर प्लस है रिहैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब होता है इस्टेब्लिश रहना। रिहैबिटेशन, जैसे मान लो इंडिया में कुछ पीपल्स रह रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान में दोबारा रहने के लिए उन्हें जो शेल्टर प्रोवाइड कराना, या फिर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें इंडिया में दोबारा रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराना, ये है हमारा रिहैबिटेशन। ऑन 14 to 15 August 1947, not one but two nation states came into existence, India and Pakistan। 14 और 14 अगस्त को इन पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था प्लस 15 अगस्त को इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। ये है टू नेशन थ्योरी। दिस वॉज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन का मतलब होता है ब्रिटिश इंडिया, इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर देना। फिर नेक्स्ट है एग्जामिनर आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में टू नेशन थ्योरी के बारे में डिस्कस कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय मुस्लिम लीग, टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले आगे बढ़ाया था मुस्लिम लीग ने। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन वॉट द टू पीपल, हिंदू और मुस्लिम, दैट इज़ वाई इट डिमांड पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम। द कांग्रेस अपोज द थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने फॉर्मुलाइज की थी। टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग मुस्लिम लीग का ये मानना था कि इंडिया केवल एक कंट्री नहीं है, बल्कि इंडिया में 2 रिलीजन रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम 2 रिलीजन रहते हैं, इसलिए इन 2 रिलीजन को एक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का अलग से फॉर्मेशन किया जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड था लेसन फर्स्ट से। बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था।